उद्योग। जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन सवाल इस राजनीति से परे, राजनीति से इतरिए कि क्या ये आकस्मिक बयान है या फिर राजनीति के लिए जानबूझकर दिए गए ऐसे बयान जिससे हिंदुओं की आस्था पर चोट किया जाए। कब तक सेकुलरिज्म का सिर्फ नारा लगता रहेगा और असल मायनों में इसी तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम होता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। इसी पर करेंगे आज हम चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरह की बयानबाजी हुई। 90% పైగా చీరలు అందినే 10% రాలేదు. వచ్చినోళ్ళంతా సంతోషంగా ఇంటికాడ పోయి చీర కట్టుకొని పండుగ చేసుకున్నారు. రానోళ్ళు మనల్ని తిడుతురు. అయ్యా ఏమైందయ్యా రేవంత్ రెడ్డికి నాకు చీర ఇస్తే తక్కువైతుండేనా? సారే గా అక్కలకే ఆ చెల్లెళ్ళకి పెడతాడా? చీర పెడితే మేము కూడా సారే పండుగ చేసుకుంటాం కదా, మాకెందుకు ఇయ్యలేదు అని చెప్పి ఆనాడు వచ్చినోళ్ళందరూ కేసీఆర్ను తిడితే ఈనాడు రానోళ్ళందరూ మనల్ని తిడుతురు. అందుకే జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులకు నా సూచన, కోటి మందికి కోటి చీరలు ఇవ్వాలని పెట్టుకున్నాం. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहन भाई, देखिए, मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। ये सेकुलर देश में हर मजहब के लोग अलग अलग भगवानों को पूजा करते, कोई क्रिश्चियन को पूजा करता, कोई अल्लाह को करता, और हिंदुओं में कोई अम्मावारू दुर्गा माता का पूजा करता, कोई राम का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, सभी मजहब के लोग यहाँ रहते। तो उसी वजह से उन्होंने बोला कि सभी कल्चर के लोग हर भगवान को पूजा करने वाले हैं, यही बात बोला। सो इसमें हिंदुओं का इंसल्ट क्या है मुझे समझ में नहीं आया। हिंदू का अपमान, हिंदू आस्था का अपमान कांग्रेस को और कांग्रेस की जो फ्रेंडली पार्टी है वो एक हैबिट बन गया है। जब भी देखो, कर्नाटक में देखो, केरल में, अभी तेलंगाना में वो मुख्यमंत्री है, क्या उनको सिर्फ एक ही कम्युनिटी वाले वोट दिया है क्या? तो सिद्धारमैया चिकन ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बात करते हैं हिंदू भगवानों की संख्या के बारे में। ये सोच समझकर दिए गए बयान हैं या फिर जुबान फिसली है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के नेता हो, इनका फसाना यही हो गया है जीवन जीने का या राजनीति करने का कि बार बार हिंदू आस्था पर चोट की जाए, ऐसे बयान दिए जाए जिससे हिंदू आस्था, हिंदू आहत हो, सनातनियों को ठेस पहुंचे। ऐसे में यही एक बड़ी वजह, कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे और सीधी बात में वो सुलगते सवाल करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या है वो सुलगते सवाल जो आज हम उठाएंगे। सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी का बयान एक्सीडेंटल स्लिप या फिर पॉलिटिकल सिग्नलिंग, जुबान फिसली या फिर जानबूझकर एक इशारे के तौर पर यह बयानबाजी यहां पर की गई, कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी, क्योंकि दोनों राज्यों में एक साथ इस तरह की बयानबाजी हुई। क्या जानबूझकर, सोच समझकर एक रणनीति का हिस्सा था? हिंदू आस्था पर टारगेट क्यों? बार बार हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति ऐसी है जहां पर जन भावनाएं, एक धर्म की भावनाएं मायने ही नहीं रखती? कब तक हम यही चुपचाप बैठकर सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, सहते रहेंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या विपक्ष जानबूझकर हिंदू धार्मिक मुद्दों पर भड़काऊ बयान दे रहा है या किसी तरह की रणनीति का यह हिस्सा है, एक स्ट्रैटेजी है कि दक्षिण में हिंदू धार्मिक मुद्दों पर भड़काऊ बयान दिए जाए? क्योंकि सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी ने बयान नहीं दिया, पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से इस तरह की आपत्तिजनक बयान सामने आते रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल, कांग्रेस के पास क्या हिंदू वोट खोने का डर भी खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस अब ये मान बैठी है
कि हिंदू वोट हमारे पास आएंगे ही नहीं। यही एक बड़ी वजह है कि अब खुलकर एक पाले में रहकर खेलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है? पांचवा अहम सवाल, क्या कांग्रेस की नई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है? क्या ये पोलराइजेशन की रणनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति है, पोलराइजेशन की स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? कांग्रेस के नेता बार बार इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों करते हैं, जिससे जन भावनाओं को ठेस पहुंचे, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचे? यही एक बड़ी वजह है कि आज सीधी बात पे हम करेंगे ये अहम सवाल, और इन अहम सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी चर्चा। और ना इधर की बात, ना उधर की बात, ना कोई लाग लपेट, सिर्फ सीधी बात करने की हमारी कोशिश होगी, सीधा जवाब लेने की कोशिश होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, कब तक हम सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करते रहेंगे? असल मायनों में तस्वीर कुछ और ही है, और राजनीति के नाम पर किस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है, ये शायद अब नेताओं की रणनीति का हिस्सा बन गया है। देखिए मोनिका जी, अगर अभी ये चर्चा कर रहे थे कि क्या उनकी जवान फुसली है या जानबूझ किया जाता है, देखिए ऐसे संवैधानिक पद पर होते हुए और फिर ये हम कहें कि एक तरह से बालक वाली बातें यानी बचपना करना, ये तो ये बात शोभा देती नहीं है। क्योंकि ऐसा वो पद है जहां पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदाराना पद है, जहां पर बैठ करके हर एक शब्द जो भी होगा बहुत जिम्मेदारी से होता हुआ, और वहां पर बैठ करके ऐसी बयानबाजी कर देना, ये शायद बात हजम नहीं होती। क्योंकि एक हिंदू को टारगेट करना हर पार्टियों का, मतलब बहुत सारी पार्टियां ऐसी, चाहे वो हम पीछे रामचरितमानस के को लेकर के हो, चाहे गीता को लेकर के हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं पर लेकर के, यहाँ तक एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ऐसी बातें कर देते हैं जहां पर उनको ये नहीं ला जाती कि हाँ करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं और सनातन अंत मतलब आदि का धर्म है, सबसे पुराना प्राचीन धर्म है। हाँ। उस धर्म के बारे में, उस देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कह देना, ये बात उधरती नहीं की बाड़ी कहीं ना कहीं स्लिप हो करती है या बाड़ी मतलब फिसल जाती है, ऐसा कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जानबूझ करके किया जाने वाला सनातनियों का, देवी देवताओं का, धर्म का एक अपमान है, हिंदुओं का अपमान है, जो कि कहीं ना कहीं मोनिका जी सहने योग्य नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, क्या जानबूझकर वाकई में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? क्या सोच समझकर अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब तो हमें पता होता है ना? अगर हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, चाहे वो सिद्धारमैया की तरफ से हो या फिर वो रेवंत रेड्डी की तरफ से ही क्यों ना हो, ये क्या उन्हें एहसास नहीं इस बात का कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचेगी इससे? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। अपना प्रश्न एक बार फिर से आप रिपीट कर दें। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि जुबान फिसल गई हो या कोइंसिडेंटली इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी गई हो, चाहे वो रेवंत रेड्डी की तरफ से हो या सिद्धारमैया की तरफ से ही क्यों ना हो। इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही हैं जिससे आप पहले से जानते हैं कि जन भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचेगी, और ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार होता है। प्रश्न आपका आ गया, आप सुन लीजिए, उसका उत्तर सुन लीजिए। आपके पास आज इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे आप डिबेट कर रही हैं, और हिंदुओं की आस्था इतनी कमजोर है कि ऐसे ही किसी की बात पे आहत हो जाती है। ये आपके कहने का तात्पर्य मुझे दिखा जब तक जितना आप बात कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि हिंदुओं की आस्था किसी के व्यक्तिगत बयान से भी आहत हो जाएगा? आपको इतना कमजोर लगता है हिंदू और हिंदुत्व इतना कमजोर लगता है? तो ये आपको मुबारक हो, आप जानती रहे, बहुत अच्छा है आपके लिए और आपकी जानकारी। आप अगर ये कह रही हैं, आप ये कह रही है कि इससे किसी की भावना आहत ही नहीं होगी, आपको नहीं लगता कि भगवानों की संख्या पे बात करना, लगता है कि भारतीयता, ये कहना कि शराब के लिए भगवान अलग है? अरे सुन लीजिए, सुनाइए, मैं सुनने बैठी हूँ। प्लीज सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में कुछ बोला नहीं है, अपने प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, सुन के फिर आप बाद में बोलिएगा। ठीक है, चलिए बोलिए। आप बताइए, हाँ आप बताइए, भारत के जितने राज्य हैं, कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है, और कहाँ पे गौ हत्या हो रही है, और कहाँ पे उसको लीगली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है? जरा नाम बताइए।
मैं आती हूँ हिंदुत्व की बात करने पे। और इसका जवाब देने के लिए कैप्टन आय सिंह भदौरिया बैठे हैं। नहीं, आप वन ऑन वन उनसे सवाल कीजिए। अब मैं आपके सुन लीजिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। नेताओं की कही गई सारे बयान सुनिए। हिंदुत्व पे भाजपा नेताओं के कहे गए सारे बयान को मैं पढ़ना शुरू करूं तो डिबेट खत्म हो जाएगा, बयान खत्म नहीं होंगे। आप जो एक तरफा एकांगी लेके बैठी हुई हैं कि कांग्रेस कोई एक तरफा नहीं लेके बैठी हूं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं कोई एक तरफा नहीं लेकर बैठी हूं। मत बैठा करिए। मैं कभी अपने कार्यक्रम में एक तरफा बातें नहीं करती हूं। जो व्यक्तिगत रूप से बातें होती है उसकी माफी आने के बाद भी जिस तरह आपका डिबेट चल रहा है, लगता नहीं है कि आपकी सरकार की चाटुकारिता इतने हद तक बढ़ जाएगी। आप पहली बात तो अपने शब्दों पर लगाम लगाइए। आप कह रही हैं कि मैं आपको बीच में ना बोलूं, लेकिन आप बीच में मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। सुधा जी, आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको बीच में टोकूं और बीच में बोलूं। आप मुझे मजबूर कर रही हैं। आप कह रही हैं कि पहले मैं आपको सुनूं, लेकिन आप अपने शब्दों पर लगाम लगाइए। मैंने कोई भी आपको अपशब्द नहीं कहे, न मैंने आपसे बदतमीजी की। आपको जो बोलना है वो अपने शब्दों पर लगाम लगाकर जरा रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। मैं यहाँ पर किसी की भी बदतमीजी सहने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर मैं तमीज से सवाल कर रही हूं तो मैं आपसे भी तमीज वाले लहजे में उसके जवाब की उम्मीद करती हूं। यह शब्द मेरे साथ भूलकर भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। जवाब पूरा कीजिए अपना। इतना इरिटेट मत होइए। नहीं, आप कर रही हैं इरिटेट। आप बोल रही हैं इस तरह की बातें, या आप लोगों की आदत बन गई है, या आप लोगों की आदत बन गई है मैम। आप लोगों की नहीं, आप ठीक है, मुझे पता आप इसमें आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसी तरीके से बोलकर हम लड़ाई में पूरा कार्यक्रम निकाल दें। दिखाना चाहते हैं वो चलने वाला नहीं मोनिका मैम। भले आपकी मजबूरियां हो, आप लोगों के चैनल की मजबूरियां हो, क्या बातें कर रही हैं आप? बीजेपी के तमाम प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं। सुधा मिश्रा जी, आप शायद मेरा कार्यक्रम देखती नहीं होंगी। सुधा मिश्रा जी, आपका मेरा एनकाउंटर शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है और आप मेरे कार्यक्रम देखती नहीं है। कांग्रेस के बाकी जितने प्रवक्ता मेरे कार्यक्रम में अब तक जुड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, क्या मैं डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करती? कहिए, आप सुनिए। अगर आपको लगता है शामिल करिए कि भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो नेता हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते हैं, तो मैं मानती हूं आप सही बोल रही हैं। आप यहाँ बैठ के एक तरफा बयानबाजी कर रही हैं और आपकी बात मैम, ये आप सिर्फ आप कह रही हैं। नहीं, ये सिर्फ आप कह रही हैं। कोई एक तरफा बयानबाजी नहीं हो रही। माफी भी कोई एक तरफा बयानबाजी नहीं हो रही। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आप सिर्फ बात को घुमाना चाह रही हैं इसके जरिए। आपके पास जवाब नहीं है, आप बात को घुमाना चाह रही हैं। आपका काम है, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ और जनता भी समझ रही है। आप विलुप्त होते जा रहे हैं, यही रीजन है विलुप्त होते जा रहे हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी की बात का जवाब दे दीजिए। क्यों बार बार इस तरह की बयानबाजी हो रही है? लगातार बोल रही हैं आप मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रही हैं, आप मेरे ऊपर आ रही हैं। ये डिबेट कर रही हैं आप मुझे ये बताइए, शुरुआत किसने की? आप मुझे बोल रही है ना, आप मेरे ऊपर ना आकर अगर आप मुद्दे पर बात करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा। जो आप कह रही थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर क्यों कुछ कहूंगी? आपने नहीं शुरुआत में स्टेटमेंट्स दिए? नहीं, मैंने पूरे जो आप बता रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप अपनी बात से पलट रही हैं। वेल ठीक है, मैं इस पर और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। ओके, आप अपना आंसर दीजिए, आप अपना आंसर दीजिए। मैं बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, आप आंसर दीजिए। उसके दर्शन में उसका विरोध करने वाले, सम्मान करने वाले एक साथ रखे गए हैं। अगर आप जानती हो तो हमारे दर्शन में जो 7 दर्शन है वो मानते हैं इस बात को कि विरोध करने वाला भी साथ में खड़ा होता है। ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो उसका दिखाता है विश्व बंधुत्व का रूप, वो दिखाता है कि सम्मान करने वाला, अनादर करने वाला एक साथ होता है, कभी उसे अलग नहीं किया गया। तो आप लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को हिंदुत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप संस्कृति धर्म को जानते ही नहीं है। दर्शन पढ़ लीजिए, जो नहीं मानते ईश्वर को वो भी मानते हैं, वो भारतीयता है, सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब आप लोग बैठते हैं, अगर कोई उसके बारे में बुरी बात करे, आप उसको करिए, विरोध में खड़े होइए, लेकिन ये कहिए कि आप दर्शन की बात करें, धर्म की, तो आप लोग अधूरा बात करते हैं। बात इसकी मैं कर रही हूँ, अधूरा नहीं। अगर बयानबाजी तो तरफा हुई है, बोलिए कि हाँ ये गलत है, लेकिन गलत और सही को आप पार्टी विशेष में करेंगे, ये गलत बात, ये सही बात नहीं है। मैं उसका विरोध कर रही हूँ। हिंदुत्व के निशाने पे कांग्रेस नहीं, हर नेता अपने हिसाब से कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो आप गौहत्या की बात करें, गौहत्या की बात भी उठाते हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया आपकी इस बात का जवाब देंगे? बताइए सबको। ठीक है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कैप्टन आय सिंह भदौरिया आपकी इस बात का जवाब देंगे। जो गौहत्या को लेकर आपने सवाल किया है वो भदौरिया साहब उसका जवाब देंगे। आप अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि भदौरिया साहब अच्छी तरीके से सुन ले आपका सवाल। और दूसरा, ये स्टेटमेंट क्या आप स्वीकार करती हैं, सही थी या नहीं थी? सिर्फ हाँ या ना में, फिर आगे हम भदौरिया साहब के पास चलेंगे। और अपना सवाल रिपीट कर दीजिए जो आप भदौरिया साहब से करना चाहती हैं। विचार क्या है मेरा, उस पर कोई भी उत्तर नहीं है।
धर्म में मैं क्या सोचती हूँ, हमारे मैं आप क्या धार्मिक सोचती हैं, भावनाओं आचार्य को प्रमोद सवाल जी क्या नहीं कर सोचते रही हैं, हूँ। ये इनका मैं व्यक्तिगत है, मैं इसका उत्तर नहीं देने वाली हूँ। रेवंत ये रेड्डी इनका के सवाल पे व्यक्तिगत कर है, रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि जो भाजपा हिंदू धर्म के इतनी बड़ी आप बोलना ही नहीं चाह रही हैं, ठीक है, आप बोलना नहीं चाह रही हैं, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। भदौरिया साहब के पास चलते हैं। भदौरिया साहब जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी बोल रही हैं, गौ हत्या के मामले उठा रही हैं, उस पर आप अपना बयान दीजिए, जो वो सवाल आपसे कर रही हैं। दूसरा, जो उन्होंने बातें कही और जो सिद्धार्थ मैया की तरफ से बयान है, जो उन्होंने पत्रकार से सवाल किया, और रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया, आप कितना इत्तेफाक उससे रखते हैं और क्या आपका टेक है उस पर? देखिए मोनिका जी, कांग्रेस का शुरू से सोच रही है कि हिंदुत्व का विरोध करना, और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहेंगे कि पिछले समय की बात है, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पुत्र ने कहा था कि हिंदू डेंगू मलेरिया है। इससे पहले इनके एक और बड़े कांग्रेस के इसके कर्नाटक के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व तो बहुत गंदा है। इनके नेता दिग्विजय सिंह छोटे पूरे नेता नहीं है, उन्होंने कितने बार कहा कि हिंदुत्व से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है, और राहुल गांधी ने भी काफी बार हिंदुत्व का विरोध किया। तो बताने की जरूरत नहीं। अब जिस बात की रेवंत रेड्डी की जो बात चल रही है, इन्हीं रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने की बात है, एक प्रोग्राम में कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, बोले मुस्लिम एंड कांग्रेस, कांग्रेस एंड मुस्लिम। तो उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया है तो कहीं गलत नहीं है। अगर वो गलत दे रहे हैं, उनका पर्सनल कोई स्टेटमेंट है इस तरह का, तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को उसका खंडन करना चाहिए। तो खंडन कर नहीं रहे तो फिर पर्सनल कैसे हो गया? तो इनकी सोच है कि अब ये इस बात को समझ चुके हैं कि हिंदुत्व का विरोध करना ही इनका सर्वोपरि अब धर्म बन गया है, क्योंकि जानते हैं कि हिंदुत्व का वोट इनको अब मिलेगा नहीं। तो मुसलमान वोट जो बट रहा है, समाजवादी पे जा रहा है, दूसरी पार्टियों पे जा रहा है, सबसे बड़े मुस्लिम वोट के जो है ना पक्षधर बन गए हैं ओबीसी जी, तो वो भी काट रहे हैं। तो अब ये इनमें होड़ लगी है कि हिंदुत्व को कितनी गाली दी जाए, और कांग्रेस का वैसे भी चरित्र रहा है कि हिंदुत्व को गाली जो जितनी ज्यादा देगा उसकी वहां तरक्की होगी। जब हमने देखा है कि हमारे साथ हर चैनल पे, अभी भी मैं एक चैनल से आ रहा हूं, वहां पर भी जो इनके प्रवक्ता बैठे थे वो भी खुल के हिंदुत्व का विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेस की सोच आज की यही नेहरू गांधी से लेके आते तक वो सोच चली आ रही है। आज भी वही नेहरू जी ने जब देश का बंटवारा हुआ तो सबसे पहले भारत पूरा एकजुट हो गया। हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल साहब ने पूरे भारत को एक बनाया। मगर नेहरू जी ने मैडम आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं आपके बीच में बोला नहीं। बंटवारे की बात थोड़ा कर रहे हैं, समझा पढ़ के आइए कि गरिमा होती है, बात हुई, इनको बुलवाइए। मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता, उसमें क्या हुआ और कैसे देश का मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता। मैं आप जैसा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरी कोई रेपुटेशन है, मैं आप किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, बोलना पसंद भी नहीं करता। इन्हें बुलवाइए, ये जब अपना पूरा कर लें फिर बोलूंगा मैं। चले, मैं दोनों के पास लौटूंगी क्योंकि ऐसे सिर्फ बहसबाजी में ही समय निकल जाएगा, और समय जाया ना करते हुए विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कांग्रेस की आदत बन गई, इनके पास जवाब होता नहीं है तो बीच में बोल के डिबेट को भटकाते हैं। वही हाल ये कर रही है मैडम। ठीक है, लौटेंगे भदौरिया साहब, लौटेंगे, आपको भी पूरा समय दिया था। ठीक है, लौटेंगे, अब आपके पास भी लौटेंगे। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हैं। विजय दुबे जी, क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या उपलब्धियां गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं बची हैं, या फिर जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं, या जनता को लुभाने के लिए कोई और नई पॉलिसी दिमाग में नहीं है, कि राजनीति का स्तर अब ऐसा हो गया है कि हम भगवानों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करने लग गए हैं, शाकाहारी मांसाहारी इन सब को लेकर बयानबाजी करने लग गए हैं? नहीं, ऐसा है कि जो भगवान की बात जहां तक है, तो देवी देवताओं के प्रति जो एक कोई भी सामान्य व्यक्ति जो हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, हिंदू धर्म में आस्था रखता है, वो किसी प्रकार के भटकाव में नहीं है, वो किसी प्रकार के राजनीतिक भटकाव में नहीं है। मैं खासतौर पे राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण यह है कि आप धर्म से इतर बात करते हैं, आप केवल पॉलिटिक्स का, जब आपके दिमाग में एक चीज होगी कि हमें केवल राजनीति को ही ध्यान में रख के बात करना है, तो आप फिर वो जो नैसर्गिक या जो एक सामान्य
आदमी की जो बात है उससे आप इतर हट जाते हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि देखिए, असल में धर्म को जब भी आप राजनीति से जोड़ते हैं तो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं धर्म को अपनी राजनीति के लिए, और वहीं जाकर के आप जो धर्म की असली वास्तविकताएं हैं उससे आप भटक जाएंगे। जो आपको स्पिरिचुअल अप्रोच होना चाहिए वो धर्म के प्रति आपको स्पिरिचुअल अप्रोच ही बनाए रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आध्यात्म के बजाय राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो फिर आपको धर्म में बहुत सारी चीजें दूसरी नजर आएंगी, जिससे कि आपको लगेगा कि साहब ये जो मेरा वोट बैंक है वो सधे तो बेहतर है, बाद वाली बातें जो है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्राथमिकता राजनीति के बजाय जो है आध्यात्मिक है तो बेहतर है धर्म की बात करना। हाँ, राजनीति करने वाले लोगों को यह लगता है कि शायद इसको इस्तेमाल कर ले तो हमारा जो है आज का और कल का दोनों ही जो है सुधर जाएगा। लेकिन जो धर्म के बारे में कुतर्क करना ये जो है बड़ा कष्टप्रद है और दुखदायी भी है। लेकिन कुतर्कों से आपका भला नहीं होने वाला है। बेहतर यह है कि आप अपना एजेंडा सामने रखिए। आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है, आपको उसके बारे में बेहतर ढंग से बातें रखनी तो चाहिए। ये जो राजनीतिक एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक एजेंडे में वोट बैंक की राजनीति इतनी बड़ी है कि हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्योंकि बेशक सुधा जी ये कह रही है कि इससे किसी की भावनाएं क्या आहत हो गई, व्यक्तिगत बयान से कैसे आहत हो गई, आहत होती है, बिल्कुल होती है। यही एक बड़ी वजह है कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लोगों के विचार उमड़ उमड़ के निकल रहे हैं। देखिए, अगर मैं लोगों की बात केवल कह रहे हैं तो वो सोशल मीडिया तो भरा पड़ा उससे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि राजनीति करने वाले लोगों को बेहतर यह है कि राजनीतिक तौर तरीकों से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, और पॉलिटिक्स का एक अपना एजेंडा जो राजनीतिक होता है, हर पार्टी का होता है, एक राजनीतिक फिलॉसफी भी होती है। तो मेरा मानना यह है कि आपको राजनीतिक मकसद साधने के लिए बड़ी राजनीतिक फिलॉसफी का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी राजनीतिक फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। आप समाज देखिए आप ही के लिए बना पड़ा है, और हर राजनेता जो है वो अपने हिसाब से अपनी लेगेसी लेके चलता है। लेगेसी जो है वो धार्मिक भी है, ऐसा नहीं है। आप लेगेसी को जो है किसी छोटे टर्म में इस्तेमाल मत करिए। बेहतर यह है कि लेगेसी जो है आपकी, वो आप जहां से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, वो लेगेसी आपके साथ हमेशा जुड़ी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप राजनीतिक विरासत जो आपकी है उसके साथ अपने लेगेसी जो है उसको भी लेके आगे बढ़िए। तो राजनीतिक देखिए, जो भी पार्टियां हैं आज खुले तौर पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, लोगों ने स्पेसिफिक रिलीजन्स को अपने साथ जोड़ रखा है और अपने वोट बैंक को साधने के लिए उसको जरिया बना रखा है। अगर आपको यही लगता है कि भाई केवल राजनीति करने के लिए धर्म के अलावा और कुछ नहीं है, तो यहां बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है, विश्व पटल भरा पड़ा है, और केवल पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि आपको केवल आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपका पॉलिटिकल इश्यू जो है वो आपके साथ किसको बेहतर रिलेट करते हैं। और पब्लिक के साथ अगर कोई राजनेता चाहता है कि वो जुड़ना चाहता है, तो निश्चित तौर पे उसको पब्लिक के साथ जोड़ने के लिए उन इश्यूज को उठाना होगा जिससे वो उनसे रिलेट करता है, उनसे कनेक्ट करता है। तो बेहतर यह है कि कनेक्ट करने के लिए आप जो है उनके इश्यूज उठाइए। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम यानी कि कांग्रेस, कांग्रेस यानी कि मुस्लिम, फिर उसके बाद हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाते हुए ये बयान कि कुंवारों के भगवान अलग है, कुंवारों के देवता अलग है, शादीशुदा वालों के देवता अलग है, दो शादी करने वालों के देवता अलग है, शराब के देवता अलग है। क्या ये सब एक तरह की पॉलिटिकल सिग्नलिंग है कि जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है बैक टू बैक? देखिए राजनीति में परसेप्शन डेवलप करना एक बड़ा बहुत मेजर इशू है। और अगर परसेप्शन डेवलप करना चाहता है इस प्रकार का, तो वो एक उसका मसला हो सकता है। देखिए, ये निश्चित तौर पे आज के जो परिप्रेक्ष्य उसमें ये जोड़ा जा रहा है, आमतौर पे देखा जा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जैसा आप कह भी रही हैं, कि भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि वो हिंदुत्व को अपने साथ लेके चलती है और उसके साथ में आरएसएस जुड़ा हुआ है। एजेंडा जो है उनके पास में क्लियर है कि हमारा जो है वोट बैंक जो है, अगर हम हिंदू को अपने साथ लेके चलेंगे तो चूंकि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 80 से 85% आज जो है पॉपुलेशन, अगर मैं कहूं कि हिंदू धर्मावलंबी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, अगर वो ये सोचती है कि बड़ा जो वोटर
वोट शेयर है, हाँ। जो कि पॉपुलेशन का 80% को या 70% को बिलोंग करता है, तो उसके साथ भी उसको कनेक्ट बनाना चाहिए और उसको साधना ही पड़ेगा। कारण यह है कि आप मेजॉरिटी वोट जो पॉलिटिक्स है तभी कर पाएंगे जब आप उस बड़े ग्रुप के साथ में अपना राजनीतिक सरोकार जोड़े रखेंगे। तो जहां तक बात है कि मुस्लिम वोट बैंक की, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से यह माना है कि जो है हिंदू मतदाता, वो मुस्लिम मतदाता उसका कोर वोटर है, वो उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बयानबाजी का जो दौर है वो एक अलग परसेप्शन डेवलप करता है कि आप किसी को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं और कैसे किसी का विरोध करते हैं। लेकिन उसके लिए केवल इंडिकेटर से काम नहीं चलेगा, खुल के सामने आना होगा और ये बात कहनी होगी कि ये हमारे वोटर नहीं है, ये तो उनके वोटर हैं, और ये जो है हमारी लेगेसी नहीं है, ये तो उनकी लेगेसी है। ये सब बात जो है हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगी। कारण ये है कि जो बड़ा वोट बैंक है वो आपके साथ जब तक जुड़ा हुआ था तब तक आप सत्ता में थे, और जब आपने बड़े वोट बैंक को किसी और के सहारे छोड़ दिया तब वो सत्ता में आ गया, फिर आपको बहुत सारी सत्ताओं को गंवाना पड़ा। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है, चाहे वो रेवंत रेड्डी की बात कर लीजिए या कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बात कर लीजिए, उनको साउथ में शायद ये लगता है कि नॉर्थ की बात जो है, ये हिंदू मतदाता जो है वो अधिकतर नॉर्थ स्टेट में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट ओवरऑल भी करता है। और एक छोटी सी ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिएगा। ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी विजय दुबे जी की बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं, ये जानना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या आज वोट बैंक की राजनीति ही सबसे बड़ी हो गई है कि इसके लिए चाहे कोई भी धर्म ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई अन्य धर्म ही क्यों ना हो, धार्मिक भावनाओं को इस तरीके से ठेस पहुंचाई जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो सीधी बात में आज बात दो मुख्यमंत्री के दो विवादित बयान की, जिससे जनभावनाओं को ठेस पहुंची है। और एक बार फिर से ये सवाल आकर खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होती है कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर उन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है। क्योंकि जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं उससे जनता को ठेस पहुंची है और हिंदू जनता, हिंदू वर्ग ये कह रहा है कि बार बार हमें टारगेट किया जाता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ाते अपनी चर्चा को। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हिंदू धर्म गुरु हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जिन्होंने ब्रेक में जाने से पहले पूरा एनालाइज किया कि आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी बार बार हो रही है। और वापस से डॉक्टर सुधा मिश्रा जी के पास मैं आना चाहूंगी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अब विजय दुबे जी को आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, मैं इस पर आपका टेक चाहती हूँ। क्या है, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से, और क्या ये जो बयानबाजी हो रही है बैक टू बैक, प्लीज अब आप गुस्सा ना होके सिंपल मैं आंसर की उम्मीद करती हूँ, इधर उधर ना जाएं, ये बैक टू बैक जो बयानबाजियां हो रही हैं क्या सोच समझकर एक वोट बैंक को टारगेट करने के लिए हो रही है? जो एनालिसिस विजय दुबे जी ने भी किया। देखिए, मैंने विजय दुबे जी को स्टार्टिंग जब वो बोल रहे तभी मैंने कहा थैंक यू सर, और मैं पूरी तरह से उनकी बातों को सार्थक मानते हुए इस बात को कहना चाहती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि जो मुद्दे हों, असल मुद्दों को ध्यान देकर अगर बातें की जाए, क्योंकि शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी होगी जो अधिकतम जो जनसंख्या इस देश की है उसको नाराज करके राजनीति करना चाहेगी। ये कहना अपने आप में ही मतलब सबसे गलत चीज है। उसके बाद भी इस पे लोग बार बार करने की कोशिश करते हैं, उसी पे कई कई बातें बनाई जाती है। आप बताइए, अगर 80-20 योगी जी कहते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर 80-20 की बात है तो कोई भी पार्टी जो राजनीति करना चाहती है, जो जीतना चाहती है, वो अपने पूरे देश की जनसंख्या की बात नहीं करेगी, वो किसी एक की बात करेगी? जबकि आपका संविधान कहता है कि पूरा देश एक है। लेकिन सोचिए मोनिका जी, जिस बात पे बात होनी चाहिए उन बातों को दरकिनार करके हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं उनकी भावनाएं तब आहत नहीं हो रही है जब 3 साल की बच्ची साथ रेप हो जाता है। भावनाएं तब आहत नहीं हो जब येल्लोज मर जा रहे हैं। भावनाएं तब आहत नहीं हो रही है जब प्रदूषण के नाम पे दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो गया। तब लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही है क्या? जिसपे होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या है, अगर दो व्यक्ति ऐसे बयान दे देते हैं और वो माफी मांग लेते हैं तो उस बात को बना के एक करके गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बयान देते हैं, और किसको लाते हैं? पटेल जी को। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस तरह से बातें की जाती है, क्या किसी देश में आपने सुना है कि किसी देश के बाद के प्रधानमंत्री ने अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दावली से प्रयोग किया है? नहीं देखा होगा आपने। ये इसी देश में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वोटों की राजनीति है कि कैसे मैं जीतता रहूं और लोगों को सिर्फ उनकी आस्था के आधार पे उनको बरगलाता रहूं और इस देश की जनता को जो उसके मूल मुद्दे हैं उससे मैं हटाता रहूं।
नहीं तो किसी भी देश में जिसने बुनियाद रखी हो देश की, उसमें से एक को उठा लिया, एक को छोड़ दिया। नेहरू जी की बुराई करेंगे, पटेल जी को ले लेंगे, जबकि पटेल जी को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे पटेल जी ने कहीं भी नेहरू जी की बातों को कहीं भी अलग से नहीं रखा है, वो साथ में खड़े थे। लेकिन ये पहली पार्टी पैदा हो गई जो दो नेताओं के साथ कार्यकाल को अलग अलग बांट देती है, और जनता उस बात पे विश्वास करने लगी है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। और आप भी जानते हैं कि झूठ को अगर बार बार कहा जाए तो लोगों को सच लगने लगता है। यही हिटलर ने किया था। हर एक तानाशाह झूठ को फैलाने की नई तरकीबें ढूंढता है। अभी उन्होंने कहा था जो बंटवारे की बात की, मैंने इनको रोका। क्यों रोका? आप भी जानती हैं कि बंटवारे में कोई एक वजह नहीं थी, हिंदू मुस्लिम वजह नहीं थी। हम देश को कितने मुश्किल से स्वतंत्र कराए थे, उसमें हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी बराबर के साझेदार थे। स्त्रियां, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लगे हुए थे। उसके बाद भी इस देश में जिस तरह किया जाता है और जिस तरह दिखाने की कोशिश होती है, अगर काश जो हमारे क्रांतिकारी जो शहीद हो गए वो अगर होते तो सच में खुद फिर से मृत्यु को प्राप्त कर लेते, क्योंकि इस देश की राजनीति में ऐसा हो जाएगा कि शहीदों को इस तरह बार अलग अलग धर्मों में खड़ा कर दिया जाएगा। एक जेल में हिंदू मुसलमान सब बंद हो रहे थे और वो सब देश की स्वतंत्रता को चाह रहे थे, और ये लोग बैठ के यहाँ पे कहते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने में जो लोग थे वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। उस समय की परिस्थिति में अगर वो निर्णय न लिया गया होता तो शायद नरसंहार और होता। तो आप बताइए, इस तरह की जब बातें होंगी उस पर टोकना, उस पर रोकना, और आज की परिस्थिति क्या है? उस समय जो था, जो लोग थे उन्होंने किया, गलत सही जो किया कम से कम किया। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो आज की जरूरतें हैं, उसमें कोई बात नहीं होगी। आप मुझे बताइए, अगर मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरे घर में खाना नहीं है, तो क्या आप कहेंगे कि मैं हिंदू धर्म में क्या करती हूँ, पूजा कैसे करती हूँ, मंदिर कब जाती हूँ, कब उठती हूँ, कब नहाती हूँ? ये नहीं पूछेंगे ना। सुधा जी, आप मुझे बताएंगे एक चीज कि मैं मैं बोलना खाना खाने चाहूंगी। के लिए अन्न ठीक है। का कहां से करूं, मुझे पैसा कहां से मिलेगा, बिल्कुल, मुझे नौकरी देखिए मैंने कहां से आपको मिलेगी, बिल्कुल भी मैं नहीं साहस टोका। कहां से लूंगी? मैंने इस आपको पे कोई बिल्कुल बात भी नहीं हो रही टोका है। जी। मैं अब आपको आगे बोलती हूँ। मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका, और अब मैं बोलना चाहूंगी, आपने शुरुआत में जिस तरीके से कहा कि बाकी मुद्दों पर बात नहीं हो रही, बाकी मुद्दों पर बात हो रही है, रोजाना बात हो रही है। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, आपका और मेरा शायद ये फर्स्ट एनकाउंटर है। भदौरिया साहब से पूछे, कई बार वो डिबेट में हिस्सा बने हैं। क्या SIR जैसे मुद्दे पर और गंभीर अन्य गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा नहीं कर रहे? मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा, मैंने इस हम डिबेट लोगों के की पॉइंट पे कोशिश बात की। हर मुद्दा उठाने की है। दूसरा ये भी, अगर राजनीति चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं हो रही है, मैं ये सीधे तौर पर कह रही हूं, राजनीति के लिए और मुद्दे भी हो सकते हैं। क्या जरूरी है कि हम बार बार धार्मिक मुद्दों को ले आए या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मुद्दों को ले आए? कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी कार्यक्रम में गए हैं, एक नेता अगर किसी कार्यक्रम में गया है, वहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है या लोगों को संबोधित कर रहा है, क्या जरूरत होती है इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की? आप एक बार आपने स्टेटमेंट दे दी, फिर आपने कह दिया सॉरी। ये तो वो बात हो गई ना, एक बार मैंने 100 लोगों को थप्पड़ मार दिया, फिर मैंने कह दिया सॉरी। तो ये गलत चीज है। हम राजनीति में धर्म को ना लेकर आए। वही मेरा पहले आपसे कहना था, वही मेरा फिर से आपसे कहना है कि राजनीति में धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। बोलिए जी मोनिका जी, आपका प्रश्न मुझसे था ना? जी जी देखिए मोनिका जी, मैं शुरू से कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह बयानबाजी कर रहा है, उसको बचना चाहिए। चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं हमेशा इस तरह की बयानबाजी, क्योंकि जो धर्म का पक्ष है ना, वो आदमी की व्यक्तिगत चॉइस है। धारेती इति धर्म, तो आप किसी के धर्म के बारे में कुछ ना कहें, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप राजनीति में है। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस देश में जब प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान रहे हैं, इस देश में एक मुख्यमंत्री 80-20 की बात करता है, जून को दिसंबर को जून कर देने की बात करता है, तो राजनीति में क्या रंग लाए गए हैं, ये भी देखना पड़ेगा ना, कि जिस तरह से जनता को जो चीज समझ में आने कहना है कि राजनीति में रंग लाए जा रहे हैं और ये सारे रंग राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं, बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मूल मुद्दों पे कुछ करने के लिए है नहीं, तो जानबूझ के ऐसे मुद्दे लाएंगे, धर्म के मुद्दे लाएंगे। क्योंकि इसका जवाब भदौरिया जी देंगे और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं इस डिबेट में। इस्तेमाल कर रहे हैं इस डिबेट में हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हैं और भदौरिया साहब भी हैं, और इसका जवाब वही देंगे। और पहले आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से चलिए जवाब ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जानबूझकर इस तरह के मुद्दे राजनीति में लाए जाते हैं, चाहे वो धर्म के हो, हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, स्पेशली टारगेट करना? मोनिका जी बिल्कुल सही बात है। इसलिए क्योंकि पीछे कई सालों से देखिए, कई वर्ष में कई सारे ऐसे संगठनों के बारे में भी कहा जाए, नेताओं के बारे में भी कहा जाए, जो खासकर हिंदू देवी देवताओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, वेद पुराणों के बारे में, यहाँ तक कि आप 2023 के शुरुआत में देखिए, रामचरितमानस तो उत्तर प्रदेश में फाड़ दिया गया था, पेज को फाड़ दिया गया था, उसको कितना अपमान किया गया था। ये क्या और भी जो धर्म ग्रंथ क्या वहां करने के लिए काबिल हैं? क्या उनकी क्षमता है इन नेताओं के अंदर की
किसी धर्म के देवी देवताओं के बारे या उनके किसी ग्रंथों के बारे में कुछ बोल दे, सर तन से जुदा वाला नारा क्या नहीं वो कर दिया जाएगा। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं इन नेताओं में। मतलब बोलने की ताकत है, डिबेट करेंगे, मंच पे बोलेंगे, लेकिन और मतलब अपमानजनक शब्द सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म के ग्रंथ पर, इन्हीं पर क्या सारी ताकत, सारी राजनीति, सारा वोट बैंक, सारा कुछ इसी पर है क्या, और कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है मोनिका जी, ये पूरा प्री प्लान होता है। इसमें कहीं ये नहीं कि हाँ बाड़ी फिसल गई थी, जी सॉरी माफी मांगता हूं। जब कोई हिंदू या संत महात्मा या कहीं सामने आ जाए, सड़क पे आ जाए या बोलने लगे कि भैया ऐसे तुमने क्यों किया, ऐसे क्यों कहा, अपना हमारा अपमान क्यों किया, सनातन का अपमान क्यों किया, तब सॉरी माफी। तो इंसान नहीं हो क्या, जानवर हो? मतलब क्या मतलब निकलता है। आप इस मंच पे खड़े होकर के आपका स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि आप मतलब क्या बोलना है आज के भाषण में, तो ये लिख करके नहीं लाए हो आप क्या बोलना है। मतलब आप सनातन का अपमान कर रहे हो, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो आप, तो ये यानी प्लान करके आते हैं ना आप, किस तरह से करना ही करना है आपको। तो अगर ऐसा अगर नहीं है तो फिर हुआ कैसे? फिर आप सॉरी क्यों कर रहे हो? मतलब जो है कि प्लान नहीं है, तो प्लान करके आते हैं जब कोई उसका विरोध होता है समाज में, सनातन में विरोध होता है कि ऐसा इसने किया, क्यों किया, तब उसके लिए माफी। एक सब जो अंग्रेज हमें दे गए हैं कि भैया गलती, थप्पड़ मारो सॉरी बोल दो, फिर दोबारा थप्पड़ मारो फिर सॉरी बोल दो। तो ये लोग कर रहे हैं इसका, ये मोनिका जी पूरा प्लान के तहत करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। रही बात ये जो सनातन विरोधी पार्टियां हैं, ये तो कहीं से नहीं मानेंगी। हमने इतने डिबेट किए, देखा कहीं कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, संप्रदाय से, कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो एजेंडा होता है पार्टी का होता है। भाई उनकी मजबूरी होती है, बोल दें कल से पार्टी निकाल दिए जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं बोलना, क्योंकि पार्टी में बने रहना है, चेहरा तभी सामने आएगा। तो ये चीजें मोनिका जी प्लान के तहत होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये कहीं ना कहीं से हिंदू की जो सहिष्णुता है वो उसका फायदा उठाते हैं। जो पत्थर लेकर के, तलवार लेकर के, रिवाल्वर लेकर सड़क पे जमा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, अलग से नारे लगते हैं। अगर ऐसा कभी हिंदू करने लगा, शायद हिंदू कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि उसको सिखाया जाता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो वो उसके अंदर वो होता नहीं है, इसलिए वो करता नहीं है। वो सहिष्णु है, पहले भी था, वो आज भी है। उसी का फायदा जो है मुगलों ने उठाया, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और उसी का फायदा कांग्रेस ने लगभग 70 वर्षों तक इसने उठाया। तो आज भी वही राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं। फिलहाल देश का कुछ सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्माओं के माध्यम से या ईश्वर कृपा से कुछ ऐसे नेता आज समाज में आए हैं जो कहीं ना कहीं से, चलो कुछ जो भी रास्ता हो भगवान जाने, परमात्मा जाने, लेकिन आज मैं सनातन में रह करके तिलक लगाने का सौभाग्य समझता हूँ, शिक्षा रखने का सौभाग्य समझता हूँ। मैं शिक्षा बच्चों को आज दे सकता हूँ, नहीं तो कल ये अगर उस तरह से पहले ऐसा कुछ होता तो FIR हो जाती थी। पहले पकड़ के पुलिस पहले बंद कर देगी, बाद में पूछा ही नहीं जाएगा भैया FIR हुआ क्यों है, हम पूछने के काबिल भी नहीं थे। ऐसा हो रहा था पहले, तो कई सारे ऐसे मामले हम लोगों ने देखे हैं, बहुत नजदीकी से देखे हैं। तो आज वो सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री या ऐसे मुख्यमंत्री या ऐसे नेता सामने हैं जिन पर मैं गर्व करता हूँ, सनातन पर गर्व करता हूँ। आज ये मुझे ये गर्व है कि मैं सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्म में रह करके बच्चों को सनातन संबंधी ज्ञान धर्म में बता सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये जो है ये प्री प्लान होता है, मेरा कहना उनका जी यही था। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी का भी कहना है कि सोच समझकर दी गई ये टिप्पणियां हैं कि पहले टिप्पणी दे दो और बाद में कह दो सॉरी भाई गलती हो गई। ये आचार्य प्रमोद मिश्रा जी का कहना है, और उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि हिंदू सहिष्णु है, लेकिन बार बार हिंदू की सहिष्णुता की परीक्षा ली जाती है। भदौरिया साहब, कब तक इस तरीके से परीक्षा ली जाती रहेगी, और राजनीति में आखिर क्यों धर्म को इंक्लूड किया जाता है? राजनीति तो भाई जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए ना, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, आप हो, कांग्रेस हो, RJD हो, JD हो, सब हो। निश्चित तौर पे मोनिका, धर्म बीच में नहीं लाना चाहिए, मगर कांग्रेस की राजनीति ही धर्म से शुरू हुई है। जिस दिन से देश आजाद हुआ है उसी दिन से इन्होंने धर्म को बांट के राजनीति करी है। अब मैं शुरुआत करूंगा, जब देश का जब बंटवारा हुआ, पहली बात तो बंटवारा होना ही नहीं था। अगर नेहरू जी और गांधी जी नहीं चाहते तो बंटवारा नहीं होता, मगर इनकी अभी की बात आ जाए ना, बार बार पुराना राग हर कोई अलापते रह जाता है। नहीं, सुने आप। तो नेहरू जी ने उस टाइम भी देश जो है ना धर्म को लेकर राजनीति करी, कश्मीर को भारत से अलग किया, जहां 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान बना दिए, ये नेहरू जी का करना था। जबकि अब जैसे इन्होंने कहा सरदार साहब को अलग करके देखते, बिल्कुल सरदार साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर सरदार साहब उस टाइम प्रधानमंत्री बनते तो बिल्कुल देश कहीं ना कहीं अलग होता। तो सरदार साहब को इन्होंने बनते सरदार, जब कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो सरदार साहब को सर्वोच्च वोट मिले,
नेहरू जी को कुछ भी नहीं मिला, मगर फिर भी नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद यहीं पर नहीं रुके, आप देखिए इन्होंने धर्म के हिसाब से किस तरह से, ऐसे उल जुलूल बातों से लोग जनता को बताना क्या चाहते हैं? मैडम मेरे साथ आपको बात करना आता है तो मेरे साथ तरीके की राजनीति डिबेट किया करो। मैं बेइज्जती कर दूंगा, मैं बेइज्जती कर दूंगा। बहुत अलग आदमी हूँ मैं, आपके बीच में ऐसे बात मत करिएगा, ठीक है ना? ऐसे बात मत करिए, बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना? ऐसे बात मत करिए। दो कौड़ी की भगा इसको, दो कौड़ी की। भदौरिया साहब बिल्कुल नहीं, भदौरिया साहब रुक जाइए। भदौरिया साहब आप अभी पहले प्लीज सॉरी बोलिए। आप मेरे कार्यक्रम में किसी महिला को इस तरीके के अपशब्द नहीं कह सकते। आप अपने स्टेटमेंट के लिए अभी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को सॉरी बोलिए, अभी तुरंत के तुरंत। बहुत गलत स्टेटमेंट है ये अपशब्दों को बिल्कुल भी यहां पर मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मुद्दों पर बात कीजिए। आप लोग किस तरीके से क्या बातें करने बैठ जाते हैं, किस तरीके से अपमानित शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सज्जन व्यक्ति हैं भदौरिया साहब, बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, आपको इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। उम्र में तो क्या जूते खा रहे, उम्र है बड़े हैं तो क्या जूते खाओ इनके। उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा आपको? अगर वो आपके जवाब पर सवाल कर रही हैं तो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते भदौरिया साहब, ये बहुत गलत है। नहीं, ये गलत है। उन्होंने आपको कोई अपशब्द नहीं कहा, ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है भदौरिया साहब, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जहां आप गलत है वहां आप गलत है। आप बड़े हैं, आपको दूसरों को सिखाना चाहिए, आपको दूसरों को समझाना चाहिए, और आप खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भदौरिया साहब कार्यक्रम से वॉकआउट कर चुके हैं, संपर्क उनसे टूट चुका है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आई एम सो सॉरी। अगर भदौरिया जी से दोबारा कांटेक्ट होता है तो हम जरूर उनको इस चर्चा में शामिल करेंगे, और मैं आपसे माफी मांगती हूं। मेरे कार्यक्रम में इस तरह के शब्द मैं स्वीकार नहीं करूंगी, और इस तरह के शब्द उन्होंने आपको कहे उसके लिए मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह दिया था इस बात को कि आपने जिनके सामने बैठाया है ऐसी ही बात करेंगे। इनके झूठ को मैं सुनती रहूं तो सब कुछ ठीक है। मैंने उनको तुरंत इस चीज के लिए टोका है। आप देखिए, मैंने तुरंत टोका है। जो चीज गलत है वो गलत है, और किसी भी महिला का अपमान यहाँ नहीं हो सकता। नहीं, उनकी आदत है, वो यही करते हैं, और मुझे शर्मिंदगी है कि सब जानते हुए भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आई। ये मेरी गलती है कि उस आदमी को देखने के बाद भी, क्योंकि झूठ अगर बोला जाएगा तो मैं बोलूंगी। विजय सर अगर कह दें कि जो मैंने टोका वो गलत था तो मैं मान जाऊंगी। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानती हैं कि कश्मीर से लेके हर उस मुद्दे पे वो झूठ बोल रहे हैं, और जनता अगर आपके नए चैनल को देखती है और झूठ परोसा जाएगा, मैंने कहा ना कि झूठ को बार बार बोलेंगे तो लोगों को सच लगता है, और जाहिर सी बात है उनको पसंद नहीं आया। और दो कौड़ी, और ये लोग यही करते हैं, इनको जब सत्य नहीं पता होता है, कुछ नहीं बताना है, तो ये मुझे हमारे औकात पे और उस पे ही आएंगे। नहीं, ये चीज बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस तरह के शब्द बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और वो अब इस कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ, इस तरह के शब्द, इस तरह की शब्दावली कम से कम मेरे कार्यक्रम में तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकती। एक महिला के साथ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट आप भी रिलैक्स कीजिए। विजय दुबे जी, हालांकि ये चर्चा कहाँ से कहाँ जाकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसकी शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तरह की जो ये बयानबाजी हो रही है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये राजनीति को एक नई दिशा दे रही हैं? चाहे वो बयानबाजी किसी भी नेता की किसी भी तरह की हो, चाहे वो अपशब्दों का इस्तेमाल करना हो, धर्म पर टारगेट करना हो, सेकुलरिज्म पर टारगेट करना हो, या सांस्कृतिक टिप्पणी हो कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, सारी चीज़ें, क्या आपको नहीं लगता ये राजनीति को एक नई दिशा दे देती हैं, और इस दिशा की हमारे देश को ज़रूरत नहीं? ठीक है मोनिका जी, एक तो पहले आपको धन्यवाद, कम से कम आपने इस बात की मर्यादा को बनाए रखा कि आपके कार्यक्रम में खासतौर पे अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो है किसी भी गरिमापूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे आपके जो वक्ता आपके कार्यक्रम से अब हिस्सा नहीं है, उनको पहले भी इस बातों के लिए मना कर चुका हूं। आपके एक कार्यक्रम में मुझे बोलना पड़ा था, कारण ये कि उन्होंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया था किसी सपा के प्रवक्ता के खिलाफ। मैं वो बात भी कोट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि उनको इस बात की सबक दी जाए कि वो इस प्रकार के शब्दों का या सार्वजनिक तौर पे इस प्रकार के किसी का भी अपमान ना करें। ये गलत बात है। खैर, हम लोग विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है, राजनीतिक तौर पे निश्चित तौर पे हर दल की एक अपनी परसेप्शन होती है, एक पॉलिटिकल परसेप्शन होती है, और वो अपने परसेप्शन के हिसाब से अपने
वोटर्स का सेगमेंट डिसाइड करता है और उसको एड्रेस करता है। हर पार्टी को एक वोट बैंक चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बिना वोट बैंक के वो पार्टी राजनीतिक तौर पे सशक्त नहीं हो सकती। उसका वोट बैंक अगर नहीं है तो ये एक्चुअली हर पार्टी को करना चाहिए, मैं तो कहता हूं, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं इसलिए। और राजनीति में अगर उसके पास वोटर नहीं है तो वो राजनीति में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे उसको उन बहुत अच्छे सशक्त तर्कों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक राजनीति में असल में क्या होता है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है हर पार्टी की। विदाउट पॉलिटिकल फिलॉसफी यू कैन नॉट रन ए पॉलिटिकल शो। तो हर वो दल किसी न किसी बड़े पॉलिटिकल एनालाइजर के साथ जुड़ा होता है, जो जिसका इतिहास में जगह होता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो वहां भी आपको मिलेंगे जिन लोगों ने कि इनिशियली पार्टी के लिए इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया और उस अपने वाद के साथ में लोगों को जोड़ा। चाहे आप समाजवादी की बात करिए तो उनके साथ में लोहिया का एक वाद है। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय का एक बड़ा वाश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कि डाउन ट्रोडन लोगों की बात की है, जिन तक की आज की राजनीतिक पहुंच की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता हर पार्टी ने ये डिफाइन की है, तभी वो इस आगे तक बढ़ी है। 70 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया है। 70 साल का राज का ये दरमियान कोई कम नहीं होता है, बहुत लंबा अरसा है जिसने पूरे देश को एक 70 साल लीड किया। और अगर कहा जाए कि उन्होंने बहुत अच्छे नेता भी दिए, बहुत अच्छे फिलोसफर भी दिए, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कांग्रेस की विरासत है, कांग्रेस जुड़ा हुआ है। इसलिए कांग्रेस को मैं मानता हूं बार बार इस तरह के स्टेटमेंट स्पेशली दक्षिण से सामने आना, क्योंकि पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं, चाहे वो भगवानों को लेकर हो या धर्म को लेकर हो या आतंकी वाले स्टेटमेंट हो या किसी भी तरह के स्टेटमेंट हो। क्या ये नया कैलकुलस बनता जा रहा है, कांग्रेस का नया राजनीतिक कैलकुलस बनता जा रहा है दक्षिण के लिए? देखिए, असल में कांग्रेस के पास में मैं कहूं कि कई स्टेट्स लीड करती हुई रही हैं काफी लंबे समय से, और साउथ की बेल्ट उनके साथ आज भी चल रही है। और चाहे तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें या तमिलनाडु की या आगे केरला तक जाइए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आपको पिक्चर में, पॉलिटिकल पिक्चर में नजर आती है। कई जैसे तेलंगाना उन्होंने अभी हाल ही में पिछले चुनाव में जीता है, तो उनका एक स्टेट है जो कि उनके साथ में कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और रेवंत रेड्डी बहुत नए नेता हैं, बहुत कम उम्र के नेता हैं, ये भी बता दूं आपको। कारण यह है कि जो नई टीम कांग्रेस के साथ जुड़ी, जो कि कह सकती हैं आपकी राहुल गांधी के एज ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, या उस जो नई खेप है बिल्कुल कांग्रेस की, युवा खेप है, तो उसमें रेवंत रेड्डी का नाम बहुत आगे आता है। और निश्चित तौर पे हर पार्टी को नए नेताओं की, नवयुवकों की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि उन्हें जो है अब ऐसे सेगमेंट को लीड करना है जिनको मैसेजिंग करनी है, जो कि यूथ है। हमारे यहाँ यूथ की परसेंटेज ओवरऑल वोटर्स में ठीक ठाक है जी। और वो वोटर परसेंटेज जो है, अगर आप बिहार में देखें तो अभी नया वोटर बहुत जुड़ा था। बिहार के इलेक्शंस में जो उन्होंने SIR किया, उसके बावजूद भी वहां पर 18 साल पूरा करने वाला नया वोटर बहुत जुड़ा था, जो कि अलग अलग स्टेट में रहता है। और वो बिहार में जब अपने वोट का उन्होंने एक्सरसाइज किया, वो ये अलग बात है कि उनका त्योहार था और किसी कारण से बिहार आए हुए थे। तो ये असल में एक बड़ी आवश्यकता है हर पार्टी के लिए। आप जिस बात की चर्चा कर रही थी साउथ की पॉलिटिक्स एक्चुअली जो है वो अलग इश्यूज पे आमतौर पर रन करती है, जो कि देखा गया है। एक तो उनका लैंग्वेज फॉर्मूला है, दूसरी बात है उनके यहाँ पर वोट परसेंटेज में जो रीजनल स्तर पे अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो नॉर्थ की पॉलिटिक्स है उससे इतर मिलेगी। कारण ये है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं और जो हिंदू मैथोलॉजी के लोग हैं वो वहां पर कंपैरेटिवली कम है। आपको जो हिंदू मिलेंगे भी प्रोमिनेंट, वो या तो द्रविड़ उससे आते हैं, बिलोंगिंग से आते हैं, या फिर वो तेलुगु बिलोंगिंग से आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको उन्हीं